नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। पीएम मोदी जम्मू में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जसरोटा और रामनगर में करेंगे रैली। प्रियंका गांधी भी बिलावर और बिश्नहा में करेंगी जनसभाएं। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पीएम मोदी हिसार में करेंगे जनसभा। कांग्रेस आज चंडीगढ़ में जारी करेगी घोषणा पत्र। आप, जेजेपी, बसपा, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की चुनावी रैली जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना में हैदराबाद के नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का करेंगी शुभारंभ। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान के आतंकी चेहरे से खींचा नकाब। कहा, पड़ोसी देश हमारी संसद, वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थ स्थलों पर हमलों के मुजरिम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समरकंद में उज्बेकिस्तान भारत व्यापार मंच को किया संबोधित। दोनों देशों के चेंबर ऑफ कॉमर्स से $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाने का आग्रह। लेबनान के बैरूत पर इजराइल का हवाई हमला, 6 लोगों की मौत और 91 लोग हुए घायल। कमांडर नसरुल्लाह के सुरक्षित होने का दावा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का किया समर्थन। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल भी बारिश से प्रभावित। पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर बनाए 107 रन। केवल 35 ओवर का हुआ था मैच। आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की बीजेपी के पक्ष में पहली रैली दोपहर 12 बजे जम्मू में होगी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी लगातार इसी मुद्दे पर फोकस कर रही है। पीएम ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया है। उनके निशाने पर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पीएम समेत पूरी बीजेपी का यही कहना है कि ये सभी दल परिवारवादी पार्टी हैं। 1 अक्टूबर को यहां तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव है। जम्मू के बाद पीएम मोदी बीजेपी के पक्ष में हरियाणा का रुख करेंगे और वहां हिसार में जनसभा करेंगे। हिसार से भाजपा के डॉक्टर कमल गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में भी पीएम ने अपने प्रचार अभियान के दौरान न सिर्फ विरोधियों पर हमला बोला था, बल्कि ये भी कहा था कि बीजेपी यहां तीसरी बार सत्ता में आई तो हरियाणा के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर में जसरोटा और रामनगर में रैली करेंगे। वहीं हरियाणा के लिए कांग्रेस आज चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। उधर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार से दूर रहीं प्रियंका गांधी भी आज चुनावी मैदान में उतरेंगी। प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर के बिलावर और बिश्नहा में रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। कांग्रेस का चुनाव प्रचार 7 गारंटियों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। साथ ही 1 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती जैसे वादे भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में विधानसभा की प्रमुख सीटों में एक है उधमपुर पूर्व सीट, जहां 1 अक्टूबर को मतदान होना है। भाजपा ने रामनगर के विधायक रणवीर सिंह पठानिया को यहां से मैदान में उतारा है, जो बीजेपी के लिए कार्यों के साथ चुनावी मैदान में है। रणवीर सिंह पठानिया से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। उधमपुर ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी आरएस पठानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव सामने है, 1 तारीख को मतदान है। क्या चुनावी मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप जनता के बीच में? भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है।
पिछले 7 दशकों में जो अराजकता जम्मू कश्मीर में फैली है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर की सरकारों ने और केंद्र में जो बार बार जिसे कहते हैं शासन प्रशासन रहे हैं। तो जिस तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई है, राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो ताकतें थी उनको कमज़ोर करने की, उनको ख़त्म करने की, उनको खोखला करने की जो बात की गई है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले राष्ट्रवाद पर चलेगी और दूसरा क्षेत्र का विकास और नौजवानों के लिए रोज़गार। जो 10 साल की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में विकास का कार्य हुआ है? गृह मंत्री ने तो अभी डोंगरी भाषा की भी बात की, रेलवे कनेक्शन, रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात करी। क्या क्या आपको लगता है जो विकास के कार्य हुए हैं? देखें, अद्वितीय और अद्भुत जिसे कहते हैं विकास की और जो मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में जो यहाँ पे एक फोकस दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में उधमपुर की बात करें तो उधमपुर नंबर 3 पे है पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी में। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज की बात करें, IIT IIM की बात करें, लिथियम की बात करें या वो सबसे बड़े रेल ब्रिज की बात करें, इस सारे विकास को और विशेषकर जो केंद्र की पॉलिसी जो प्रोग्राम है वो और ज़मीनी स्तर से कैसे जुड़ पाएँ, एक आम आदमी के साथ, एक हर एक वोटर के साथ और मैंने कहा आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति के साथ। तो इस बात पे फोकस मुझे लगता है इस चुनाव के बाद दिया जाएगा। आपने कहा कि हमारी लड़ाई माफिया से है, खनन माफिया और बाकी चीज़ों का भी आपने जिक्र किया है, तो वो इशारा किधर है? देखें, आप पूछ ही रहे हैं, आपके स्टीम चैनल पे बता दूं 19 रुपये रेट है और यहाँ का जो खनन माफिया ये 36 रुपये में मटेरियल लोगों को फराहम किया जा रहा है। लैंड माफिया उधमपुर के आगे पीछे पीछे, चुनाव भी इसलिए लड़ना है, ये सब माफिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिसे कहते हैं खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। करारा जवाब उधमपुर ईस्ट की जनता और पूरे उधमपुर शहर की जिसे कहते हैं वेस्ट की जनता, हम दोनों उसमें देंगे। तो ये थे हमारे साथ उधमपुर ईस्ट से भाजपा के उम्मीदवार आरएस पठानिया, जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी लड़ाई न केवल अपनों से है बल्कि लड़ाई विपक्ष से भी है। अब देखना है कि 1 तारीख को जबकि यहाँ मतदान हो रहा है तो जनता इनको कितना अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, उधमपुर। हरियाणा चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये बात कही जा रही है कि यहाँ जब से राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और हुड्डा खेमे को एक मंच पर खड़ा किया है, तब से कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? दरअसल शैलजा को अब अपनी नाराजगी दूर हो जाने के सबूत देने पड़ रहे हैं। वो हर जगह ये कहती जा रही हैं कि कांग्रेस उनके खून में है। बहरहाल शैलजा अब फिर एक बार प्रचार मैदान में कूद गई हैं और बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है। खास बात यह है कि मायावती और चौटाला के गठबंधन पर भी इनके सियासी हमले अब तेज हो गए हैं। आज भी कुमारी शैलजा कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव प्रचार में दमखम से डटे हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। अलग अलग राजनीतिक दलों के स्टार कैंपेनर चुनावी रैली कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। हरियाणा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता लगातार अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ऐसी ही एक रैली उन्होंने झज्जर और बादली विधानसभा के उम्मीदवारों के समर्थन में की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। दिन भर के प्रवास के दौरान राष्ट्रपति हैदराबाद में नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वो राष्ट्रपति नीलम सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। 8 दिवसीय कला महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से संवाद करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया है। भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत पर लगाए गए निराधार आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद, नशे व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का गढ़ है। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning.
a country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime, has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने आगे कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों को बाधित करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. भाविका ने आगे कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता आया है। ऐसे में उसका किसी अन्य देश पर उंगली उठाना हास्यास्पद है। पाकिस्तान वो देश है जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it?
You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान वे किसी को पीछे ना छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वे हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष भी रखेंगे। साथ ही विदेश मंत्री पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद लगाए गए आरोपों का भी करारा जवाब देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न देशों के अपने समकक्ष नेताओं से मुलाकात की है। विदेश मंत्री ने उत्तरी मैसेडोनिया के विदेश मंत्री टिमको मुकोन्स्की के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक सहयोग, संपर्क और निवेश के मुद्दों पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अपनी इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच सकारात्मक संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर साझा दृष्टिकोण पर चर्चा हुई है। इसके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद से भी मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि अब्दुल्ला बिन जायद से मिलना हमेशा ही बेहतरीन होता है। इसके साथ विदेश मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राशिद मेरदोव से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात गर्मजोशी भरी रही है और साथ ही विदेश मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं भी दी। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से भी मुलाकात की। इसके साथ विदेश मंत्री सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी मिले। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। और आइए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। नई नियुक्ति के बाद क्वात्रा की बाइडेन से ये पहली मुलाकात है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपना परिचय देते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये भी कहा कि भविष्य में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान बिम्स्टेक के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबद्धता भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, विजन नगर और एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर चर्चा की गई। They spoke about their vision for BIMSTEC and what are their priorities. What are the areas in which they would like regional cooperation in BIMSTEC to focus upon. And this led to exchange of views among the foreign ministers and other representatives on how we can move forward the agenda of BIMSTEC. BIMSTEC brings together three strands of India's foreign policy. Neighborhood first policy, as you mentioned, look east policy, but also Sagar policy, security and growth for all in the region. So these are the countries which are adjacent to Bay of Bengal, which is a very important geographical space for India and other countries of the region. And that's why cooperation through BIMSTEC, which encompasses about 15 sectors, is very important.
And in today's meeting, in fact, member states also spoke about cooperation in some new areas too. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को उज्बेकिस्तान भारत व्यापार मंच में अपने संबोधन के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार के विशाल अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार बढ़ाने पर जोर देने के साथ ही दोनों देशों के वाणिज्य मंडलों से $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाने का आग्रह किया। निर्मला सीतारमण ने समरकंद में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर करने के बाद उज्बेकिस्तान भारत व्यापार मंच को संबोधित भी किया। उज्बेकिस्तान की कुछ उल्लेखनीय कंपनियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने दोनों देशों के उद्योग सदस्यों के बीच सार्थक बातचीत और सहयोग को प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत 756.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ उज्बेकिस्तान शीर्ष 10 व्यापार भागीदारों में से एक है। बढ़ते आगे, कुलगाम के दक्षिण कश्मीर के देवसर इलाके में मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ उस समय शुरू हुई है जब सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर आदिगम गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान संयुक्त सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और घर घर तलाशी शुरू की। इस बीच छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। माना जा रहा है कि 2 आतंकवादी अब भी गांव में कहीं छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। और अब खबर कन्नौज नाबालिग रेप मामले की, जिसके आरोपी सपा के पूर्व नेता की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, आरोपी का भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ पूजा तोमर पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी जिला जेल में बंद हैं। दरअसल आरोपी नवाब सिंह यादव पर उसके ही डिग्री कॉलेज से नाबालिग लड़की से रेप करने का कथित आरोप है। आरोपी के भाई नीलू यादव पर आरोप अपराध में उसकी मदद और पीड़िता की बुआ पर सबूत मिटाने का आरोप है। 12 अगस्त 2024 को एक नाबालिग लड़की ने आरोपी नवाब सिंह द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात बताई थी। तत्समय मुकदमा पंजीकृत किया गया था। नवाब सिंह को जेल भेजा गया तथा अन्य 2 लोगों को भी जेल भेजा गया था। आज नवाब सिंह व उसके भाई नीलू यादव और एक महिला अभियुक्ता पूजा तोमर पे गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के रंगपुर इलाके में एक पिता ने अपनी 4 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली है। 50 वर्षीय हीरालाल अपनी 4 बेटियों के साथ रंगपुरी में किराए के घर पे रहता था। उनकी 4 बेटियां दिव्यांग थीं। आत्महत्या की ये घटना तब हुई और किस वक्त हुई यह भी स्पष्ट नहीं है। पड़ोसियों को जब घर से बदबू आने लगी तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस के आने के बाद शुक्रवार को इस घटना का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि हीरालाल की पत्नी का 1 साल पहले कैंसर के कारण निधन हो गया था। इसके बाद से ही हीरालाल मानसिक रूप से परेशान थे। दिल्ली में बदमाशों का शोरूम पर फायरिंग करने का सिलसिला लगातार जारी है। कल देर शाम पश्चिमी दिल्ली के नारायणा थाना इलाके में एक कार शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हालांकि इसमें किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने करीब 10 राउंड की फायरिंग की। कई राउंड चली गोलियों से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बड़ी रकम की रंगदारी भी मांगी गई है। डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर ने बताया कि कुछ लोगों ने एक कार शोरूम में फायरिंग की है। फायरिंग करने वाले 3 लोगों की पहचान हो चुकी है। जांच के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। ये कार स्ट्रीट मिनी एक जो शोरूम है, इस पर कुछ लोगों ने शोरूम के अंदर घुसकर और कुछ एक राउंड फायर किए गए हैं। वो सूचना मिलने के बाद पे यहाँ पे जो लोकल थाने का स्टाफ है उसके साथ साथ ऑपरेशन टीम यहाँ पर पहुँचे और अभी क्राइम टीम को भी बुलवा लिया गया है। अभी तक जो इनिशियल हम लोगों ने यहाँ पे मौका मुआयना किया है और लोगों से पूछताछ की है, उसमें 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। थैंकफुली कोई भी हताहत नहीं है इसमें और बाकी 3 लोग अभी तक आने कन्फर्म हुए हैं जो फायरिंग करके बाहर गए हैं। उनको ट्रेस करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है।
और भारतीय रेल ने आने वाले त्योहारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। आगामी त्योहारों के दौरान लोगों को अपनों के करीब पहुंचाने के लिए भारतीय रेल पूरी तरीके से तैयार है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन में होने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर भारतीय रेल ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 6000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रेलवे हर साल त्योहारों के इस मौसम में लाखों यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए कई विशेष ट्रेन चलाता रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों की तुलना में विशेष ट्रेनों के परिचालन में धीरे धीरे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले साल इस मौसम में 4429 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। और अब बात स्वच्छ भारत अभियान की। भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कचरा से कला प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने किया। प्रदर्शनी के दौरान उन कलाकृतियों को दिखाया गया जिसे भागलपुर के स्थानीय कलाकारों ने कचरे से बनाई थी, जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर, पेन स्टैंड, डलिया, कचरा ट्रॉली, कचरा फेंकती हुई महिला की मूर्ति, गाय का बछड़ा, गरुड़, गीले कचरे से निर्मित जैविक खाद्य एवं छिड़काव करते हुए किसान की मूर्ति, इज्जत घर और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ये प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक भागलपुर परिसर में लगी रहेगी। देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में सरकारी संस्था और निजी संगठनों के साथ आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इसके तहत देश भर में जगह जगह स्वच्छता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरठ छावनी परिषद द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। अरुण गोविल ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रमों में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई भी काम जब हम करने निकलते हैं, जब तक कि सबकी उसमें सहयोग नहीं हो पाता, तब तक कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता। और बट जो सेवा पखवाड़ा हो रहा है, वो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा, वो मुझे लगता है काफ़ी बहुत सक्सेसफुल है। बहुत हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और सब मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे काम के लिए हो रहा है। स्वच्छता अपने आप में जो है वो सिर्फ अपने लिए ही सेवा नहीं बल्कि समाज के लिए भी सेवा है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एक अनोखी पहल करते हुए मेरठ के सांसद अरुण गोविल और छावनी परिषद के सीईओ जाकिर हुसैन ने छावनी में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। अपने सांसद को दरवाजे पर देखकर छावनी के लोग काफी खुश हुए और सांसद से स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाने का वादा किया। इसके बाद सांसद अरुण गोविल ने छावनी परिषद द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट सेंटर का भी दौरा किया। स्वच्छता मिशन को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने डोर टू डोर स्वच्छता अभियान स्टार्ट कर रखा है। इसके अलावा 3R पे काम किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक का रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल पे काम किया जा रहा है। इसके लिए हमने हमारा सेंटर बनाया हुआ है। स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। वहीं मऊ जिले में भी सामाजिक वानिकी वन विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता समारोह आयोजित किया गया, जिसका जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मऊ जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि हम जितना स्वच्छ रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान को एक पहलू जो उसका था कि लोग कैसे बीमारियों से दूर रहें, उसको रेखांकित करने के साथ साथ स्वच्छता को और व्यापक आयाम दिया और उसको इकोलॉजी से कनेक्ट किया है। लोगों को वो समझाने में कामयाब रहे कि अगर जितना हम स्वच्छ रहेंगे हमारी पारिस्थितिकी उतनी ही सुदृढ़ रहेगी और सुदृढ़ पारिस्थितिकी कैसे मानव जनजीवन को प्रभावित कर सकती है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। चित्रकूट में भी राज्य पर्यटन विभाग द्वारा रामघाट पर स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि जब से देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है, तब से लोगों में स्वच्छता को लेकर काफी जागरूकता आई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद देश में स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। आइए सुनते हैं कि लोगों के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्या विचार हैं। प्रधानमंत्री जी एक पैकेज ला स्वच्छ भारत अभियान, इसमें आप देखेंगे जो क्लीनर इज नेक्स्ट टू गॉड। जब आप स्वच्छ रहेगा, आपका मन भी स्वच्छ रहेगा, आपका सोसाइटी भी स्वच्छ रहेगा। तो दो लीगल एस्पेक्ट, एक लीगल एस्पेक्ट जो था, जो हम पहले शौचालय जब बनाएंगे तो उसका महिला लोग का प्रोटेक्शन मिलेंगे। महिला लोग के ऊपर जो निर्यातन होता था, जो जाके ओपनली जो माल मूत्र त्याग करना वो बन गया। इसका एक लीगल एस्पेक्ट, जो सोसाइटी में एक प्रोटेक्शन फॉर द फीमेल पर्सन। मेडिकल एस्पेक्ट क्या था, इसमें बहुत सारी जो रोग वो भी बंद हो गया। अभी जो प्रोजेक्ट मिशन चल रहा है, जो स्कूल में जो सैनिटेशन, तो स्वच्छ भारत का प्रोग्राम ऐसे छोटा प्रोग्राम नहीं है। स्वच्छता सिर्फ अपने घर को, घर के बाहर, रास्ता, सोसाइटी, स्कूल, हॉस्पिटल, सिर्फ ये नहीं, मन के जो स्वच्छता उसको भी स्वच्छ करना, इसका स्वच्छ भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम घर को स्वच्छ करते हैं। स्वच्छता हमारे नींव है। स्वच्छता ये देश को, ये प्रदेश को और हमें और आगे ले जाने की एक हथियार है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का एक अच्छा प्रयास है। लोगों को स्वच्छता अभियान में भाग लेना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। वृक्ष और वृक्ष दोनों हमें छाया देते हैं। पूरे देश में स्वच्छता का एक पूरा अभियान हमारे देश में चल रहे हैं, से गांधी जी के उसमें। हाँ, तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रप्रीति, राजनीति के रूप में नहीं, राष्ट्रप्रीति के रूप में स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लेना। वृक्षों को जितना बो सको बोना, वृद्धों की जितनी सेवा हो सके करना, क्योंकि वृक्ष और वृद्ध दोनों फल और छाया दोनों देते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। खबरें और भी हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। So secure the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुंदेलखंड की समृद्ध तस्वीर निवेशकों को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुक्रवार को सागर में दिखाई। सागर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के सागर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में राज्य सरकार को 23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 27,875 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना जैसे जिलों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य की मोहन यादव सरकार ने शुक्रवार को चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुंदेलखंड के सागर में की।
कार्यक्रम में पहुंचे निवेशकों का स्वागत बुंदेलखंड के पारंपरिक नृत्यों और संगीत से किया गया। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 6 देशों मंगोलिया, थाईलैंड, केन्या, अल्जीरिया, कनाडा और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विदेशी राजनयिक मिशन, 150 विशिष्ट अतिथि, 700 से अधिक विशेष आमंत्रित सदस्य और 1000 MSME प्रतिभागी थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग संबंधित प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमि पूजन किया और निवेशकों को भूमि आवंटन आदेश और बुंदेलखंड इनोवेशन चैलेंज हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है, लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और एडवांटेज MP के लिए एक वीडियो आमंत्रण भी प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी निवेश अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिया, जिनमें IT, खनन, हस्तशिल्प, पर्यटन आदि क्षेत्र शामिल थे। इसके अलावा विभिन्न सत्रों के जरिए MSME और स्टार्टअप्स, कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक उद्योगों में अवसरों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। बंसल ग्रुप भी इस इन्वेस्टमेंट समिट में हम लोग 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल, 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए पूरा 1350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा आज मुख्यमंत्री जी के सामने बंसल ग्रुप कर रहा है और आने वाले टाइम में ऐसा ही सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर एक जिला एक उत्पाद के तहत दमोह, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़ के उत्पादों के साथ ही स्वास्थ्य सहायता समूह के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश को मिले निवेश के प्रस्ताव ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे उपयुक्त डेस्टिनेशन बन रहा है और राज्य की सरकार भी कोशिश कर रही है कि क्षेत्रीय स्तर पर जाकर निवेशकों को वहां की उपलब्धियों को बताया जाए। अब बुंदेलखंड के बाद अगला पड़ाव विंध्य अंचल का है और अगले महीने विंध्य की गति और प्रगति को मध्य प्रदेश की सरकार निवेशकों को बताने की कोशिश करेगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, सागर। भारत के बायोगैस सेक्टर में क्रांति लाने का काम कर रहा है। बायोसारथी प्लांट मालिकों को नास्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंक्यूबेटेड, पेटेंटेड, रियल टाइम मॉनिटरिंग तकनीक के माध्यम से सशक्त कर रहा है। बायोसारथी कमजोर बायोगैस प्लांट्स को उत्पादक, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा केंद्रों में बदलकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और स्वच्छ भारत मिशन में योगदान कर रहा है। भारत एक सपना नहीं, एक जिम्मेदारी है। सोचकर देखिए, अगर कचरा एक समस्या नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाए तो कैसा रहेगा। बायोसारथी की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक कचरा बायोगैस प्लांट्स के थ्रू क्लीन एनर्जी में बदल रहे हैं। CEO जिला पंचायत भोपाल साहब के आदेश अनुसार आज की डेट में भोपाल जिले के 6 में से 5 बायोगैस प्लांट बायोसारथी कनेक्टेड हो चुके। उनमें से ही एक बायोगैस प्लांट पर आज मैं उपस्थित हूँ, जो कि है मेंदोरा गांव के। कुछ महीने पहले तक ये प्लांट एक डॉर्मेंट प्लांट हुआ करता था और आज की डेट में इस प्लांट के अंदर अच्छी खासी बायोगैस और बहुत अच्छी क्वालिटी की स्लरी बनी। पीछे की तरफ इसमें इनपुट डाला जाता है, जैसे जैसे गैस बनती जाती है ये डोम ऊपर आता जाता है और फिर स्लरी जो है यहाँ से बाहर निकलती जाती है इन 2 स्लरी रिजर्वॉयर्स के अंदर। देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी की स्लरी आ रही है और ये अपने आप में खेतों के लिए सोना है। यहाँ से गैस आती है और इस कमरे के अंदर जाती है। पहले यहाँ पर एक ये मॉइस्चर और पानी निकालने के लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया गया है। वहां से गैस इस चैम्बर के अंदर आती है जहां पे H2S और बचा हुआ मॉइस्चर भी निकाल लिया जाता है। ये एक इंडिजीनियस फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो बायोसारथी ने डिजाइन करा है।
गैस फिर यहाँ से बायोसारथी ई मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर से गुजरती है और यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर कैप्चर करा जाता है कि गैस फ्लो कितनी हो रही है, टोटल गैस प्रोड्यूस कितनी करी गई है, प्रेशर कितना है, बैटरी की परसेंटेज कितनी है, मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, साहब ये भी आपको इस डिवाइस के थ्रू पता लग जाता है। जब से बायोसारथी रियल टाइम ई मॉनिटरिंग सिस्टम भोपाल जिले के इन 5 प्लांट्स में इंस्टॉल करा गया है, 500 क्यूबिक मीटर गैस जो प्रोड्यूस करी गई है वो यहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड करा गया। 500 क्यूबिक मीटर गैस, इसका मतलब आप समझते हैं अप्रोक्सीमेटली 215 किलो एलपीजी। 215 किलो एलपीजी की कंजम्पशन बायोगैस से कम करी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर नमन किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। प्रधानमंत्री ने शहीद आजम को नमन करते हुए एक वीडियो भी साझा किया है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथी ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन, इसके बारे में कहा जाता कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक्स हैंडल पर लिखा कि क्रांतिवीर भगत सिंह जी ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को बुलंद आवाज से ललकारा, बल्कि देश की स्वतंत्रता और सुनहरे कल के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। एक और उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों से युवाओं को मां भारती की स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर टुकड़ों में बटे स्वतंत्रता संग्राम को संगठित भी किया। उनके बलिदान की चिंगारी ऐसी महाज्वाला बनी जिससे पूरे देश में आजादी की लहर और प्रचंड हो गई। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर उन्हें भी नमन किया है। लिखा है कि अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली लता दीदी ने अपनी मधुर आवाज से हर आयु वर्ग को प्रभावित किया। सादगी और सौम्यता की प्रतीक लता दीदी की मधुर वाणी उनके करोड़ों प्रशंसकों के हृदय में सदैव गूंजती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसी क्रम में मॉरिशस के लालौरा में भी संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और संस्कृत पढ़ने वाले छात्र को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। देखते हैं इस पर हमारी रिपोर्ट। मॉरिशस के लालौरा में संस्कृत के प्रचार के लिए कार्य कर रही संस्कृत सुलभ क्लास संस्था के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। संस्कृत महोत्सव नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ उपस्थित हुए। उन्होंने मॉरिशस में संस्कृत संवर्धन में कार्यरत आचार्य पूरण तिवारी की प्रशंसा की और देश में संस्कृत के प्रचार के लिए उनको धन्यवाद दिया। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और कई लोग संस्कृत सीखते हैं क्योंकि हमारे ग्रंथ संस्कृत रचित हैं। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण सब संस्कृत में है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना संस्कृत के ज्ञान को धारण किए बिना संभव नहीं है। मॉरिशस में कई संस्कृत गर्वित शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सभा, सत्संग, मंडली, जागृति, यानी अवकेनिंग, जो ये सिखाता है कि हमें हमेशा जागृत रहना चाहिए। भारत ये मानता है कि सभी को एक बड़े परिवार के समान रहना चाहिए और ये हम संस्कृत से ही सीख सकते हैं। प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने कहा कि मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो संस्कृत के प्रचार में प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा मंत्री लीला देवी दुक्कन ने कहा कि ऐसे प्रयास जारी रहें तो वो दिन दूर नहीं जब मॉरिशस के प्राथमिक स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो सकेगी। तो वहीं कला एवं संस्कृति मंत्री अविनाश तिलक ने भी सभी उपस्थित बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मॉरिशस में भारत की उच्चायुक्त के नंदिनी सिंघला ने भारतीय आचार्य द्वारा मॉरिशस में किए जा रहे कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्य दोनों देशों के संबंधों को दृढ़ करते हैं। उच्चायुक्त ने इस मौके पर संस्कृत गई तो संस्कृति गई ये नारा भी दिया। इस मौके पर सुलभ संस्कृत क्लास की संयोजिका सविता तिवारी ने कहा कि हम संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कारों को भी बढ़ावा देते हैं जो बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक हों और उन्हें एक अच्छा नागरिक एवं अच्छा इंसान बनाए। आचार्य पूरण तिवारी ने कोविड काल में मॉरिशस में सुलभ संस्कृत क्लास की स्थापना की थी। तब से ये संस्था मॉरिशस में विशेष रूप से बच्चों के बीच संस्कृत के प्रचार को लेकर कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल ने कल लेबनान की राजधानी बैरूत पर हवाई हमला किया है। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही हमले में 91 लोग घायल हुए हैं। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उसके उप प्रमुख हुसैन अहमद इस्माइल के मारे जाने का दावा किया है। हमले में हिजबुल्लाह ने मुख्य कमांडर हसन नसरुल्लाह के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह के सूत्रों के मुताबिक नसरुल्लाह के सुरक्षित होने का दावा किया गया है। वहीं इस संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमलों को लेकर इजराइल का कहना है कि वह रणनीतिक रूप से बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिसमें हथियार उत्पादन, भंडारण, कमांड सेंटर शामिल हैं। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत की पुरुष और महिला टीम ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम की जीत में दिव्या देशमुख का अहम योगदान रहा है। दिव्या देशमुख ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीतने में कामयाबी पाई। दिव्या का मानना है कि भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन देखकर देश के और भी बच्चे शतरंज खेलने के लिए प्रेरित होंगे और भविष्य में देश को ऐसे ही चैंपियन मिलते रहेंगे। दिव्या देशमुख से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक तो जीता, वहीं भारत के युवा खिलाड़ी चर्चा में रहे और ऐसी ही भारत की एक युवा खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं, 18 साल की दिव्या देशमुख, जिन्होंने डबल गोल्ड मेडल जीता। दिव्या, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा चेस ओलंपियाड का? क्या आपने सोचा था कि डबल गोल्ड मेडल के साथ वापस आएंगी? No, definitely not. I am so grateful and we got lucky that हमें एक गोल्ड मेडल भी मिला. I think our hard work and all the resilience paid off and I'm just so grateful right now. आजकल जो भारत के टीनेजर्स हैं पूरी दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात दे रहे हैं, तो किस तरह से आप देखती हैं अपनी जर्नी को? मेरे लिए पर्सनली I started chess when I was 5 and it was due to my dad. And वो खेलते थे chess and he taught me and then he used to bribe me to go to classes because of course what 5-year-old wants to willingly play chess. You just
लाइक तुम बैठे रहते हो 6 घंटा, क्यों खेलना है तुम्हें? बट देन आई एम सो ग्लैड दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया एंड दे हेल्प मी थ्रू थिक एंड थिन एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड विनिंग मेडल्स। कोच के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट मैचेस में आपको मौका दिया गया? हमारे कोच अभिजीत कुंटे के लिए इतनी ग्रेटफुल हूँ दैट उन्होंने मुझे मौका दिया। ऑफ कोर्स 1-2 रेस दे मिल जाते तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। आई थिंक आई एम सुपर ग्रेटफुल दैट उन्होंने मुझे मौका दिया एंड दैट आई वॉज एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। एंड या जो विमेंस टीम थी एक मस्ट विन सिचुएशन में थी और दूसरे मैच पर भी उन्हें नज़र रखनी थी कि वो किस मार्जिन से हारने वाले हैं। तो हाउ वाज द फीलिंग, किस तरह की फीलिंग थी उस दिन? क्या आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि आप एक बड़े मार्जिन से जीतोगे और ये गोल्ड लेकर जाओगे? हर एक प्लेयर व्हेन वी वेंट इनटू द मैच वी जस्ट वांटेड टू गिव इट आवर ऑल, दैट वन लास्ट फाइट एंड देन whatever happens हम देखेंगे तब। and I'm so proud of my teammates, सबने we gave our best and we emerged victorious। भारत में जो बदलता हुआ चेस सीन है, इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स का पूल एक साथ, क्या रीज़न देखती हैं उसके पीछे और कैसा आप फील करती हैं एक पार्ट होकर इस बदलती हुई चेस जनरेशन का? ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं आज यहाँ हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम दैट क्रिएटेड हिस्ट्री एंड आई थिंक ये दिस इज़ वन ऑफ द कोर मेमोरीज दैट्स गोइंग टू स्टिक विथ मी एंड आई रियली होप दैट ये ओलंपियाड के बाद मोर एंड मोर kids will look to our success and then think कि ओ मैं भी वहाँ उस दिन हो सकती हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कैसी रही और एक अचीवर के रूप में प्राइम मिनिस्टर से मिलना कैसा अनुभव रहा? बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो दिस वे। ही वॉज सो हम्बल, सो कंफर्टेबल टू टॉक टू। एट वन पॉइंट लग भी नहीं रहा था कि ओ वी आर टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। इट वॉज सो ईजी टू टॉक टू एंड फॉर मी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दिव्या का कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात का उनका अनुभव था वो बेहद शानदार रहा। वहीं भारत में जो बदलता हुआ चेस सीन है, जो इतने सारे उभरते हुए शतरंज खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, उसका एक बड़ा क्रेडिट वो विश्वनाथन आनंद को भी देती हैं। कैमरा पर्सन आलोक के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक पल में अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक्सेसिबिलिटी संगठन स्वयं ने भारत के पैरा एथलीटों के समर्थन पर एक वीडियो को लॉन्च किया है। स्वयं ने खेलों में पहुंच के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इन एथलीटों के लिए सुलभ और समावेशी परिवहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीडी न्यूज़ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में स्वयं की संस्थापक और अध्यक्ष स्मिनु जिंदल से उनके प्रभावशाली काम के बारे में बात की है हमारे संवाददाता तापोश भट्टाचार्य ने। लोग एक्सेसिबिलिटी ऑल क्या है जानते नहीं है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा बताइए। 24 साल का जो आपका सफ़र है इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग खेल के दुनिया में एंटर करें एक्सेसिबिलिटी को लेके। एक्चुअली पीसीआई ने हमें कांटेक्ट किया था जब वो लोग टोक्यो जा रहे थे और जो रियो वाला गेम्स थे वहाँ पर उनको थोड़ा सक्सेस मिला था, बट अब की बार कॉन्टिंजेंट बहुत बड़ा था तो उनको सपोर्ट चाहिए थी अराउंड एक्सेसिबिलिटी। तब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम कुछ कर पाए उसके लिए। पर एक एथलीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने गेम पे कंसंट्रेट करे। वो अपने देश का नाम ऊंचा करने जा रहा है तो अपने गेम पे कंसंट्रेट करे, इसके ऊपर समय ना बिताए कि मैं एक जगह से दूसरी जगह डिग्निटी के साथ कैसे जाऊंगा। और आई थिंक मुझे इस चीज़ का एहसास है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ की क्वालिटी को पूरा बदल देती हैं। सुविधा और सुरक्षा से अपनी मंजिल तक पहुंचने को एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे ट्रेन करना, वहाँ पे पहुँचना, वो भी एक अपने आप में एक चुनौती, एक जद्दोजहद हो जाती। तो इसके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए हम लोग। जब हम एथलीट्स की बात करते हैं वो लोग बहुत छोटे छोटे विलेजेस से आते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर हुनर नहीं है, पर वो राइट सेंटर पर ढंग से पहुंच नहीं पाते और अपनी प्रतिभा दुनिया में दिखा नहीं सकते। ऐसा मेरा मानना है कि जब 2036 में अगर इंडिया में पैरालंपिक्स आती है और ओलंपिक्स को हम होस्ट करते हैं
तो हमारा देश और चमक सकता है, क्योंकि अभी तो गांव से लोग आ ही नहीं रहे। इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर जो उनकी डेडिकेशन, उनकी डिटर्मिनेशन अभी कर रही है, पर इस डेडिकेशन डिटर्मिनेशन में अगर एक्सेसिबिलिटी जुड़ती है तो उनको 4 चांद लग जाएंगे। मैम, आपने बात की 2036 तक बन सकता है, ये हम जानना चाहेंगे, ये जो सुगमता हम लोग बढ़ रहे हैं सबके लिए, एक्सेसिबिलिटी खासतौर से ये जो खिलाड़ियों के लिए हम बात कर रहे हैं, ये आपको लगता है कब तक ये होने की उम्मीद है? जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको लगता है कि ये सिर्फ डिसेबल लोगों को छूता है, पर ये उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को छूता है। शायद फ्यूचर में हर एक आदमी को छुएगा जो बूढ़ा होएगा, और मैं चाहूँगी कि ओल्ड एज जैसी ब्यूटी को हम सब को महसूस करना चाहिए, क्योंकि तब हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें बॉदर नहीं करती, और तब शायद हमें जीना बेटर आता है। टोक्यो, पेरिस, इसके बाद LA में भी आप लोग खिलाड़ियों के साथ काम करना ज़रूर पसंद करेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं। हर उस एंगल से मदद करने की कोशिश करेंगे जहां हम कर सकते हैं। और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने चलाया है, तो आई एम श्योर उनको ये बात पता है कि इससे कितना देश को फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तस्मीनी जिंदल बता रही थी कि कितना अहम हो जाता है एक्सेसिबिलिटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और ये चेंज जो है वो लाना चाहती है बहुत जल्द से जल्द देश में, खास तौर से 2036 अगर भारत में ओलंपिक होता है उससे पहले। कैंपस लोकनाथ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।